हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी। सो ए पार्ट में पूछा हुआ है द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट whose expense is the heat energy required for burning obtained the rocket or the atmosphere। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि केसिंग क्या होता है। तो बच्चों केसिंग मीन्स होता है स्किन ऑफ द रॉकेट। अब बताया हुआ है कि फ्लाइट में रॉकेट की जो केसिंग है वो बर्न हो जाती है और उसका कॉज था यहाँ पर फ्रिक्शन, जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब हमें पूछा हुआ है कि बर्निंग जो हमें मिली वो किस एक्सपेंस पर मिली, रॉकेट के या फिर एटमॉस्फेयर के। सो बच्चों बेसिकली जो रॉकेट की केसिंग थी उसकी जब बर्निंग हुई होगी तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हुई होगी हीट एनर्जी। ठीक, हीट एनर्जी कंज्यूम की होगी इसने। अब जब हीट एनर्जी कंज्यूम की तो वो हीट एनर्जी कहाँ से मिली? वो रॉकेट के मास से ही मिली एंड नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो वो रॉकेट के मास से ही मिली। सो हम बोल सकते हैं कि दिस हीट एनर्जी was required for burning was obtained at the expense of the mass of the rocket। सो यहाँ पर हमें क्या मिला? इसकी एनर्जी थी रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे मिल गई रॉकेट के लिए हीट एनर्जी। देन बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है कि जो कोमेट्स होते हैं दे मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कोमेट ड्यू टू द सन is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero। So बच्चों यहाँ जो बोला हुआ है हमें कि हाईली इलिप्टिकल है ऑर्बिट्स, तो ये मान लेते हैं दीज आर द हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इसमें दो फोकस होंगे F1 एंड F2। एंड जब कोमेट मूव करेगा, लेट्स एज्यूम दिस इज कोमेट, तो वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि फोकस 1 पर सिचुएटेड है सन। तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा इट इज लाइक दिस। तो वो फिर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर हम एज्यूम करते हैं दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो जो वेलोसिटी मिलेगी हमें वो टेंजेंशियल मिलेगी। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। अब स्टिल जो वर्क डन मिलेगा हमें बाय द ग्रेविटेशन फोर्स फॉर द कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट वो मिलेगा हमें जीरो। तो हमें पूछा हुआ है रीजन। तो बच्चों बेसिकली जब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन, तो ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर होता है कि दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। एंड जब हम वर्क डन चेक करते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओवर अ साइकिल, इट मींस ओवर अ क्लोज्ड पाथ, तो ये मिल जाता है हमें जीरो। अब इसमें क्लोज्ड पाथ की जो शेप है वो कोई भी सिग्निफिकेंस प्ले नहीं करती। तो यहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसकी शेप कोई भी सिग्निफिकेंस प्ले नहीं करेगी। सो देयरफॉर द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द complete orbit of the comet will be zero। अब बच्चा हमें सी पार्ट में बोला हुआ है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small। Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth? तो बच्चों यहाँ हम ले लेते हैं एक डायग्राम की हेल्प। इसमें है अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ के अराउंड एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रिवॉल्व हो रहा है, और इसमें जो एटमॉस्फेयर है दैट इज वेरी वेरी थिन। अब बच्चों ये जो हमारे पास में सैटेलाइट है दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा है। एंड उसका रीजन है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस।
बट वो धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है। इट मीन्स द लॉस इन द एनर्जी इन एवरी रिवॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत कम एनर्जी को ये हर बार लूज करता जा रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे जैसे ये अर्थ के पास आएगा, सो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के जैसे जैसे पास में आएगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर। तो बच्चों जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कम होगी और वाइटल रेडियस की वैल्यू कम होगी, तो वैसे वैसे इसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो बच्चों यहाँ रीजन है कि ये जो सैटेलाइट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में रिवॉल्व कर रहा है। सो इट इज अडॉप्टिंग और ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस वो एनर्जी हर बार थोड़ी थोड़ी सी कम होती जा रही है। सो हम बोल देते हैं कि जो टोटल एनर्जी का रिडक्शन का अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। अब बच्चों हम इसको लेते हैं मेनली कि जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ के पास आ रहा है तो इसका जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि इसका ये जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वो अर्थ के सरफेस पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो हो जाएगी, अगर हम अर्थ के सरफेस को ग्राउंड लेवल मान लें देन हम बोलेंगे। ठीक है, और अदरवाइज हम क्या लेते हैं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो अर्थ के सेंटर से एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है सो इंक्रीज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो जब आप किसी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे बच्चों तो दोनों साइड से बढ़ाएंगे, क्योंकि हाफ एम तो कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली बाय द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द स्पीड विल इंक्रीज, ये इसका रीजन है। अब बच्चों हमें फिगर डी में बताया हुआ है कि इन फिगर 5.131, तो डी के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। अब बच्चों सेकेंड फिगर का डिस्क्रिप्शन है, तो हमें पूछा है कि इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। तो जब ये मैन इस मास को, जो कि मास कितना दिया है हमें यहाँ पर 15 kg का, ये मास है 15 kg, और हमें दिखाया हुआ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एरोस। ठीक, वो मूव करता है हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर मास को जब वो होल्ड करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो इस तरह से मास को होल्ड करेगा सो दैट मास को फॉल होने से बचा ले। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय द मैन जो है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये मास फॉल ना हो। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो फोर्स अप्लाइड बाय द मैन है दैट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बच्चों यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू लेते हैं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी एफ एस कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस 90 डिग्री। सिंस cos 90 डिग्री इज जीरो, तो हमें फर्स्ट केस में, इस केस में जो डायग्राम दिखाया है वर्क डन बाय द मैन का आंसर मिल जाएगा जीरो। अब चेक करेंगे हम नेक्स्ट फिगर में सेकेंड केस। तो बच्चों सेकेंड केस में हमें बोला हुआ है कि ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end. तो बच्चों इस केस में जैसे कि हमें दिखाया हुआ है कि ये जो मैन है सेम 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कि फर्स्ट केस में बोला हुआ है ये 2 मीटर डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस कवर करता है। बट अब ये क्या कर रहा है, इस 15 kg मास को एक रोप के थ्रू कैरी कर रहा है। तो ये एक रोप है। अब एक ये जो रोप है इसका एक एंड पकड़ा हुआ है इस मैन ने, और जो दूसरा एंड है वो पास हो रहा है पुली से, और इस फिर पुली में से जो दूसरा एंड पास हो रहा है तो सेकेंड एंड ने क्या पकड़ा हुआ है, 15 kg मास को कैरी किया हुआ है, और इस पर्सन को वॉक करना है 2 मीटर। तो बच्चों इस केस में जब हम देखेंगे
तो जो फोर्स 15 केजी मास पर लग रहा है, जो फोर्स यहां से अगर हम बारीकी से देखें 15 केजी मास पर लग रहा है, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। एंड मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज एस वेक्टर, ये भी कौन से डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो रिक्वायर्ड है वो भी अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। तो अब जो हम वर्क डन निकालेंगे दैट इज एफ एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एफ एस। अब बच्चों एफ क्या है, इस मास का फोर्स कितना बनेगा, इसका वेट मतलब mg। तो इसको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय, हमें लेना है यहाँ पर 2, ठीक, इसको लेना है हमें 2। सो यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर एज 294 जूल। तो हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड केस है, ये वाला जो केस है, इसमें हमें जो वर्क डन मिलेगा दैट विल बी ग्रेटर। थैंक यू।